नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम IAS। सभी को राधे राधे। चलिए देखिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 2022 तक का करंट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। पहले क्या होता था, पहले जितने भी अगर विधायक है कोई, तो अगर वो विधायक एक बार विधायक बन गया तो उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर वो दूसरी बार बन गए तो पहले वाले की तो मिलेगी, दूसरी वाले की भी मिलेगी। अगर कोई विधायक 5 बार बन गए, ठीक है, कोई व्यक्ति 5 बार विधायक बन जाता है तो उसको 5 बार 5 अलग अलग पेंशनें मिलती हैं। ठीक है, ये रूल है कि अगर कोई विधायक 5 बार विधायक बन जाता है, कोई व्यक्ति 5 बार विधायक बन जाता है तो उसको 5 अलग अलग पेंशनें दी जाती हैं। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसने एक विधायक एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। मतलब बाकी सारी पेंशनें, अगर कोई व्यक्ति 10 बार भी विधायक बन जाएगा लेकिन उसे केवल एक ही पेंशन मिलेगी, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है जिसने एक विधायक एक पेंशन योजना को शुरू किया है। तो वो राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है भाई? पंजाब। पंजाब राज्य ने एक विधायक एक योजना को शुरू किया है, एक विधायक एक पेंशन योजना को शुरू किया है, जिसके तहत जितनी भी पेंशनें हैं वो खत्म हो जाएंगी, केवल एक ही पेंशन चलेगी। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। कौन है भाई? भगवंत मान। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, भगवंत मान CM हैं और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2022। डूरंड कप 2022 डूरंड कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की। डूरंड कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की। पहले तो ये बता दूं कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो भैया ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। ठीक है, वैसे तो फुटबॉल के नेशनल लेवल पर 3 टूर्नामेंट हैं, 2 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फुटबॉल टूर्नामेंट है एक प्रकार का, क्या नाम है? डूरंड कप। ठीक है, तो डूरंड कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की थी भाई? तो ये की थी किसने? पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर तीनों ने मिलकर, क्योंकि फुटबॉल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 है वो काफ़ी सारे शहरों में आयोजित किया जाएगा। और वो जो काफ़ी सारे शहर हैं वो कितने राज्यों के हैं? वो इन 3 राज्यों के हैं, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर 2022, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर 2000 ने डूरंड कप 2022 की मेजबानी की थी। ठीक है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। क्लियर भाई? आगे बात करें, इस बार जो संस्करण हुआ है वो कौन सा संस्करण है? डूरंड कप 2022 जो हुआ है उसका कौन सा संस्करण है? तो 131वां संस्करण है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है
कि बाकी के दो प्रकार कौन से हैं। एक तो हो गया डूरंड कप, ठीक है, एक हो गया डूरंड कप, फुटबॉल जो नेशनल लेवल पर जो फुटबॉल होता है उसके 3 प्रकार हैं। एक तो हो गया डूरंड कप, दूसरा कौन सा है, इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, ठीक है, इंडियन सुपर लीग, और तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा है सुपर कप, सुपर कप, ठीक है। ये 3 हैं। भारत में जो फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, डूरंड कप, इंडियन सुपर लीग और सुपर कप। डूरंड कप 2022 की मेजबानी की है पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर ने। इस बार 131वां संस्करण था, ठीक है भाई। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब ब्रिज, बनने जा रहा है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब ब्रिज, बनने जा रहा है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब ब्रिज, ध्यान रखना भारत का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब ब्रिज, बनने जा रहा है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो भैया ये जम्मू एवं कश्मीर में है। कौन से, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है, चिनाब ब्रिज, ठीक है, जो कौन सी नदी पर है, वो चिनाब नदी पर है। आगे बात करें इसकी, तो ये कितना ऊंचा होगा, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर, 359 मीटर की इसकी ऊंचाई होगी, और लेंथ कितनी होगी, 1315 मीटर, 1315 मीटर की लंबाई होगी, ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी, 359 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, ये होगी 1315 मीटर। कौन सी नदी पर होगा, चिनाब नदी पर होगा। कौन से राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, बिल्कुल चिनाब ब्रिज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस बल सेवा के द्वारा, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस बल सेवा के द्वारा, किस बल सेवा के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की गई है, ठीक है। देखिए ये जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं यहाँ से इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान रखा करें, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेन होता है। तो फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस बल सेवा के द्वारा, किस फोर्स के द्वारा यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया है। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं, आप आराम से पहचान सकते हो, एक तो यात्री और एक सुरक्षा। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो यात्रियों के लिए, खासकर यात्रियों के लिए बनाई गई है, तो आपको पता है कौन सी फोर्स है भाई, तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफएस। आरपीएफ का ही नाम रेलवे सुरक्षा बल सेवा हो गया है, आरपीएफएस, ठीक है। तो यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा क्यों शुरू किया गया, ताकि यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जा सके। और किसके द्वारा शुरू किया गया भैया, तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आरपीएफ की अगर बात करें तो आरपीएफ के द्वारा केवल यात्री सुरक्षा शुरू नहीं किया गया है, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा शुरू किया गया है भाई, ऑपरेशन नारकोस ये भी शुरू किया गया है, ऑपरेशन किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा, ठीक है। एक शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आरपीएफएस के द्वारा शुरू किया गया है। एक है ऑपरेशन सतर्क,
ऑपरेशन सतर्क, ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी आपके आरपीएफएस के द्वारा शुरू किया गया है। और कौन सा? ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ये 4 ऑपरेशन हैं किसके? ये 4 ऑपरेशन किसके हैं भैया? ये है आरपीएफ के, रेलवे सुरक्षा बल के, आरपीएफ के, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑपरेशन नारकोस आरपीएफ के द्वारा चला गया, ऑपरेशन आहट ये भी आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन सतर्क ये भी आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ के द्वारा। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चारों ही मिशन 2022 में शुरू हुए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2022 का ही करंट पढ़ना है। तो ये चारों ही ऑपरेशन 2022 में शुरू किए गए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा ये 4 ऑपरेशन 2022 में शुरू किए गए थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है भैया? तो ये शुरुआत की है किसने? सिक्किम सरकार ने बेरोजगार महिलाओं के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सिक्किम सरकार इन महिलाओं को 20,000 रुपये वार्षिक मतलब एक साल में कितने रुपए प्रदान करेगी सरकार? 20,000 रुपये एक साल में प्रदान करेगी। साथ ही साथ जो महिलाएं निसंतान मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, जो महिलाएं निसंतान हैं, उन महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कराने के लिए दिया जाएगा। अम्मा और वात्सल्य योजना बेरोजगार महिलाओं के लिए चलाई गई है सिक्किम सरकार के द्वारा, जिसके तहत हर बेरोजगार महिला को 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो महिलाएं निसंतान हैं उन्हें 3 लाख रुपए तक का उनका इलाज फ्री कराया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी भाई? तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। भारत का हिस्सा नहीं था। इससे पहले, भारत से पहले इस पर चोग्याल वंश का शासन था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चोग्याल वंश का शासन था, ध्यान रखना। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है सिक्किम के सीएम? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, और सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है भैया? गंगा प्रसाद। ठीक है, क्लियर। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से 3 देशों से घिरा है? तो तीनों ओर से 3 देशों से घिरा है सिक्किम के एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है भूटान और ऊपर है चाइना। ठीक है, सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान, चाइना। 3 देशों से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है सिक्किम, ध्यान रखना। ठीक है भाई, सिक्किम के दर्रों की बात करें तो सिक्किम के 2 दर्रे फेमस हैं, नाथुला दर्रा और जयपिला दर्रा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। केवल एकमात्र पड़ोसी राज्य है सिक्किम का पश्चिम बंगाल। सिक्किम का एकमात्र पड़ोसी राज्य है
पश्चिम बंगाल, बाकी के 3 और से घिरा हुआ है ये देशों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से का मतलब है अब यहां के लोग अपना नाम लिखना सीख गए हैं। ठीक है, हैरान होने वाली बात नहीं है, एक शब्द भी जुड़ा हुआ है यहां पर, आदिवासी, उसे भी देखिए आप। तो भारत का पहला आदिवासी जिला ऐसा कौन सा है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हो चुका है? कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब अब वो अपना लोग नाम लिखना सीख गए हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है भाई जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हो चुका है, पहला आदिवासी जिला? तो वो है मंडला जिला। मंडला जिला किस राज्य में आता है? ये आता है मध्य प्रदेश में। मंडला जिला मध्य प्रदेश पहला ऐसा जिला है जहां के आदिवासी अब अपना नाम लिखना सीख गए हैं, यानी कि कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम आपको पता है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर बिल्कुल कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स नामक वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैं जितनी भी आपको न्यूज़ कराता हूं सब की सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बाकी बच्चों से भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों या जो टीचर ज़्यादा फेम में रहता हो, ठीक है, या ये कहें कि उन ज़्यादा जिसका नाम हो, तो केवल वो ही आपके लिए कुछ बेटर कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा बाकी चैनल्स बहुत बेटर हैं, लेकिन मैं जो आपके लिए करंट लेकर आ रहा हूँ ना, तो मेरी एक गारंटी ये बनती है, क्योंकि आप लोग मुझसे केवल ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं जिम्मेदार भी रहता हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे इस चीज़ का वो रहता है कि हाँ भाई बच्चे मेरे सामने भी आते हैं, तो कल को मेरी जवाबदेही है आपके प्रति। ठीक है, तो आपके लिए केवल मैं वही करंट आपके लिए लेकर आता हूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना करंट की अगर बात करें तो भाई डेली की अगर 10 से 20 न्यूज़ भी कराऊं तो करंट कवर नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपके सामने केवल वही रखता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं रखता। तो आपकी छोटी सी जिम्मेदारी बस इतनी सी बनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, शेयर कर दिया करो कम से कम। देखो शेयर कर दोगे ना तो चैनल की ग्रोथ होगी, और चैनल की अगर ग्रोथ रुक गई तो मेरा भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा भी मन तब करता है जब यार चैनल की ग्रोथ होती रहती है, लगातार सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो मेरा भी मन करता है, वरना इच्छा बिल्कुल ही मन रह जाता है कि यार आज वीडियो नहीं बना रहे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपको दुगना सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो आप इस बात से तो बेफिक्र रहें कि जो मैं करंट कवर करा रहा हूं कि वो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। मैं गारंटी देता हूं इसके बाहर आपका करंट नहीं आएगा। बस विश्वास करके आप लोग मेरे साथ जिम्मेदारी के साथ बने रहें। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही जिम्मेदारी आपके प्रति आपकी भी है। तो जितना मैं कराऊं केवल आपको लिखना ही नहीं है, केवल सुनना नहीं है, ठीक है, और केवल लिखना नहीं है, उस चीज़ को 1-2 बार रिवाइज भी करना है। मैं गारंटी देता हूं आपका करंट में 1 नंबर नहीं घटने वाला। ठीक है, तो आप बस जिम्मेदारी के साथ लगे रहें और अपनी छोटी सी जिम्मेदारी निभाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करके। ठीक है, तो चलिए हम जो अगले क्वेश्चन की तरफ थे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम चेंज करके क्या कर दिया है भाई? तो ये नाम
अब हो गया है क्लैड। क्या कर दिया है? क्लैड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम चेंज करके क्लैड रखा है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा, जहाँ इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधैनम। टेड्रोस अधैनम, ठीक है। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं 194। कितने? 194 कंट्रीज किसकी सदस्य हैं? बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बात करें। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए किसके द्वारा मेक इन इंडिया, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए किसके द्वारा मेक इन इंडिया नामक पहल को शुरू किया गया है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया नामक पहल को शुरू किया गया है। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए किसके द्वारा मेक इन इंडिया नामक योजना को शुरू किया गया है भैया? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, दिल्ली के द्वारा मेक इन इंडिया नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना। ठीक है, तो दिल्ली के गवर्नर कौन है भाई? दिल्ली के गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद, बिल्कुल ठीक, केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के, जिनकी सरकार ने मेक इन इंडिया नामक योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि इन्हें बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। यहां लिखता हूं, जल जीवन मिशन के तहत भारत का हर घर जल वाला राज्य, भारत का पूर्ण रूप से हर घर जल वाला राज्य कौन बना है? हर घर जल। ठीक है, एक बात क्वेश्चन को रिपीट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन की पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को अभी रहने दो। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को, जिसका उद्देश्य क्या था भाई? 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव तक शुद्ध पीने के पानी की सुविधा को उपलब्ध कराना, जिसके लिए नल, घर घर नल की सुविधा, नल मतलब टंकी, टंकी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। फिर से बताता हूं, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को, जिसका उद्देश्य था 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव तक जल, शुद्ध पीने योग्य जल की सुविधा उपलब्ध कराना। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां हर गांव में हर घर
जल पहुंच चुका है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जिसके हर गांव में हर घर जल पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला पूर्ण रूप से हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो हर घर जल वाला राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है भाई? गोवा। गोवा राज्य का एक गांव ऐसा है जिसके हर घर में जल पहुंच चुका है, जो कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य था। ठीक है भाई, आगे बात करें। अच्छा, क्वेश्चन पूछे आपसे कि राज्य कौन सा है, हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या जवाब है भाई? तो है आपका दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। आपसे अगर पूछे हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो आप जवाब देंगे गोवा। और आपसे पूछे हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। लेकिन आपसे पूछे कि हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है, हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है, तो हर घर जल वाला पहला जिला है चंबा। और चंबा कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा, पहला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, और पहला जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत मैंने आपको बता दी 15 अगस्त 2019, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक गांव, भारत के प्रत्येक गांव तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। ठीक है भाई, चलिए आगे थोड़ी सी इसी के बारे में बात करें। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और आपसे पूछा जाए कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है आपका 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। 1 सितंबर के बीच। ठीक है, विश्व जल सप्ताह जो 2022 में मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। और जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। अच्छा, जल मंत्री कौन है? जल मंत्री कौन है, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जल मंत्री कौन है। अगर नहीं पता है तो भी मुझे कमेंट करेंगे कि भाई नहीं पता, कम से कम मैं आपको जवाब दे सकूं। ठीक है, तो जल मंत्री कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित करने के लिए पंच प्रण या 5 प्रतिज्ञाएं, पंच प्रण या 5 प्रतिज्ञाएं ली हैं। इन पंच प्रण के तहत भारत कब तक विकसित देश बन जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण का मतलब प्रतिज्ञाएं, 5 प्रण लिए हैं। इन पंच प्रण के तहत भारत कब तक एक विकसित देश बन जाएगा? तो 2047 तक। 2047 तक पंच प्रण के तहत भारत एक विकसित देश बन जाएगा, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अभी 2022 में हासिल किया है। ठीक है, लिया है उन 5 प्रणों को। कौन कौन से प्रण है भाई? आपके लिए इंपॉर्टेंट इतने नहीं है कि कौन कौन से प्रण हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूं। पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा प्रण क्या है? गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी समाप्त करना।
ठीक है, गुलामी समाप्त करना, किसी भी प्रकार की गुलामी समाप्त करना। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण कौन सा है? एकता। चौथा प्रण क्या है? एकता, भारतीयों में एकता बनी रहे, ये चौथा प्रण है। और पांचवा प्रण क्या है? नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना, यानी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उन पर ध्यान देना, नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। ये 5 प्रण हैं। इन पांचों प्रणों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? फिर से बोलता हूं, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भाई इस योजना को? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना को शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, ताकि जो आर्थिक रूप से और विकलांग बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उन लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है भाई, चलिए अब बात करें आसाम की, तो आसाम के सीएम कौन हैं? ये हैं हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, और गवर्नर कौन है भाई असम के? तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, राजधानी। आगे बात करें तो असम के कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान असम के कौन कौन से हैं भाई? एक तो है काजीरंगा, एक है मानस, एक है दिहांग पटकाई। ठीक है, दिहांग पटकाई, क्लियर। चलिए, एक है औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, दिहंग पटकई हो गया और औरंग हो गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे रायमोना है और भी हैं, लेकिन इतने ही आपके लिए जरूरी है। हाँ, असम से एक क्वेश्चन और आपका कि असम में विश्व का ऐसा कौन सा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी पर स्थित है? तो यह है माजुली द्वीप या माजुली जिला विश्व का ऐसा पहला जिला है या पहला ऐसा द्वीप है जो किसी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, विश्व का ऐसा पहला जिला है जो चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। क्या नाम है भाई? माजुली द्वीप। क्लियर। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है असम के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं भाई? असम के 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। असम के 2 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू। ये भी पूछा जा चुका है। असम का लोक नृत्य है बिहू। और असम का एक नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी
भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव, नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं राजेश वर्मा। कौन बने हैं भाई? राजेश वर्मा। ठीक है, राजेश वर्मा कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इनके नए सचिव बने हैं। अच्छा, राजेश वर्मा से पहले कौन थे? जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे। तो इनसे पहले कौन थे भाई? इनसे पहले थे कपिल त्रिपाठी। कपिल त्रिपाठी, इन्होंने किसका स्थान लिया है? कपिल त्रिपाठी का स्थान लिया है। और कपिल त्रिपाठी किसके सचिव थे? तो वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? जीआई टैग प्रदान किया है। तो केंद्र सरकार ने जीआई टैग जो प्रदान किया है वो मिथिला मखाने को किया है, और मिथिला मखाने का संबंध है बिहार राज्य से। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के मिथिला मखाने को 2022 में जीआई टैग प्रदान किया है। अब बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग होता क्या है? देखिए, जीआई टैग एक प्रकार का एक लेवल होता है। बस जीआई टैग एक लेवल होता है जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके तहत उस क्षेत्र की उस वस्तु को जिसे जीआई टैग दिया गया है, उसकी क्या खासियत होती है कि वो वस्तु अब काफ़ी मूल्यवान हो चुकी है, यानी कि उसे एक विशेष पहचान मिल चुकी है। कुल मिलाकर जीआई टैग जो होता है वो किसी वस्तु को एक विशेष पहचान देता है। ठीक है, और वो वस्तु उस राज्य की काफ़ी फेमस वस्तु होती है। ठीक है, उस वास्ते जैसे कि असम की दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। ऐसे ही 2022 में जीआई टैग किसे मिला है? बिहार के मिथिला मखाने को। इससे कॉपीराइट वगैरह नहीं होता, और भी चीज़ें हैं बहुत सी। ठीक है, एमआरपी के अधिकतम मूल्य मिलता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, किस साहित्यकार को हिंदी के लिए किस साहित्यकार को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, मैंने हिंदी के लिए कहा है। किस साहित्यकार को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसे मिला है भाई? भगवंत अनमोल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके कौन से उपन्यास के लिए? इनका उपन्यास है प्रमेय। कौन से उपन्यास के लिए? इनका उपन्यास है प्रमेय, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का सम्मान मिला है हिंदी के लिए। ठीक है, अच्छा अंग्रेजी के लिए किसे मिला है भाई? अंग्रेजी का भी ध्यान रखें। अंग्रेजी के लिए मिला है मिहिर वत्स को। और इनका उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास है टेल्स ऑफ हजारीबाग। मिहिर वत्स का एक उपन्यास है टेल्स ऑफ हजारीबाग, जिसके लिए इन्हें इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर कामत।
कौन बने हैं भाई? समीर कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है समीर कामत ने और बन गए हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष। डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर कामत जी सतीश रेड्डी के स्थान पर। डीआरडीओ भारत के लिए विशेष इक्विपमेंट तैयार करता है रक्षा से संबंधित। ठीक है, रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट तैयार करता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस लेखक को उनके नाटक के लिए, हिंदी के किस लेखक को उनके नाटक के लिए 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? हिंदी के किस लेखक को उनके नाटक के लिए 31वां संस्करण कौन सा है? 31वां कौन से सम्मान का? व्यास सम्मान का। ठीक है, हिंदी के किस लेखक को उनके नाटक के लिए 31वां व्यास सम्मान मिला है भाई? तो ये है असगर, सॉरी 2022 का नहीं, 21 का, सॉरी 2021 का, असगर अज़ाहत को, असगर अज़ाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, कौन से के लिए? इनका एक नाटक था, हिंदी का एक नाटक है, हिंदी नाटक है इनका एक, जिसका नाम है महाबली, महाबली। ठीक है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। महाबली के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? अकबर को। अकबर और तुलसीदास के बीच जो कहानी, जो घटना घटित हुई थी, उसका वर्णन हमें मिलता है महाबली में। ठीक है, किसका हिंदी नाटक है? असगर अज़ाहत का, जिसके लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। जो व्यास सम्मान है ये कृष्ण कुमार बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों से दिया जाता है। चलिए आगे बात करें, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की खेती, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक यानी कि यूरिया, फर्टिलाइजर, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक उर्वरक योजना, वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने उर्वरकों की चोरी के लिए, उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक उर्वरक योजना की शुरुआत कब की है? ठीक है, तो एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की थी एक उर्वरक योजना की, ताकि उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी बंद हो सके। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सरकार ने एक आदेश दिया है कि कोई भी उर्वरक फैक्ट्री अब अपनी कंपनी का लोगो सिर्फ 1/3 भाग पर ही लगा सकता है। यानी कि कोई पैकेट है, ठीक है, उसके 1/3 भाग पर कंपनी का लोगो होगा, बाकी के 2/3 भाग पर क्या होगा? तो यहाँ लिखा होगा प्रधानमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का लोगो होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके तहत ये पहचाना जा सकेगा कि कौन सा उर्वरक कितने दाम में कैसे बेचा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पहचान की जा सकती है फिर उसकी। क्लियर हो गई भाई बात? चलिए, इससे कालाबाजारी और धोखाधड़ी वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला और स्वदेशी
विमान वाहक पोत। विमान वाहक का मतलब समझते हो? विमान वाहक पोत, पोत का मतलब होता है शिप, शिप, ठीक है। और विमान वाहक मतलब विमान को ले जाने वाला। तो भारत का पहला ऐसा कौन सा शिप है जो विमान को ले जाएगा और वो भी स्वदेशी होगा? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया है, जिसे 2022 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो भैया इसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत। INS विक्रांत एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे 2022 में इंडियन नेवी ने अब शामिल किया है, ठीक है। अच्छा, INS विक्रांत को बनाया किसने है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, इसको बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रांत को बनाया है, ठीक है। अगर बात करें INS विक्रांत की तो इसमें 1700 सैनिक तैनात होंगे। कितने सैनिक तैनात होंगे? 1700 सैनिक तैनात होंगे। और ये मैक्सिमम 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। और ये 13,890 किलोमीटर 13,890 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है, ठीक है। ये कोई गाड़ी नहीं है जो रोड पर भागेगी, पानी में चलेगा तो स्पीड तो भैया कम होगी। तो फिर भी 51 किलोमीटर प्रति घंटा काफ़ी तेज़ होता है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार कल्याण बोर्ड, किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार कल्याण बोर्ड नामक योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा? किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार कल्याण बोर्ड नामक योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकता है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा भाई? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है परिवार कल्याण बोर्ड, ठीक है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, ठीक है, आयुष्मान कार्ड वगैरह, ऐसे एक कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 10 डिजिट होंगे, 10 डिजिट होंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है परिवार कल्याण बोर्ड, ठीक है। एक कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 10 डिजिट होंगे और उन 10 डिजिट के माध्यम से उसमें, उस कार्ड में पूरे परिवार का ब्यौरा सेव होगा, ठीक है। जिसके तहत प्रत्येक परिवार और उस परिवार का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई हर योजना का लाभ उठा सकेगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गवर्नर कौन है भाई? आनंदीबेन पटेल, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक योजना चलाई गई है शिक्षा टाउनशिप, शिक्षा टाउनशिप, ये 2022 में चलाई गई है शिक्षा टाउनशिप। किसके द्वारा चलाई गई है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, एक योजना और चलाई गई है गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए, पंचामृत योजना। ये मैंने आपको परसों ही कराई थी, पंचामृत योजना, ये भी 2022 में चलाई गई है गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा चलाई गई है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अच्छा, नाइट सफारी, नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क, नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क किसने शुरू किया है? लखनऊ में शुरू हुआ है, ध्यान रखना, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है भाई। चलिए, हाँ एक चीज़ और, 13 एक्सप्रेस वे वाला, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी है आपका उत्तर प्रदेश, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, आज की सेकंड लास्ट न्यूज़, आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकार,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं भाई? एक तो है T20, एक है T20, एक है टेस्ट मैच, एक है टेस्ट मैच और एक है वनडे। इनके ऊपर फिर आता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप भी आपका T20 में ही आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकार, T20, टेस्ट और वनडे। तीनों प्रकार में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ध्यान रखना क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकारों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं भाई? तो ये हैं विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रकार T20, टेस्ट और वनडे में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये भारत के तो पहले खिलाड़ी हैं और विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप T20, टेस्ट और वनडे में 100 मैच जीत लिए हैं। तो ये दूसरे, तो पहले कौन से हैं भाई? तो पहले हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रॉस टेलर, ठीक है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं रॉस टेलर, जो विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20, टेस्ट और वनडे तीनों में 100 मैच खेल चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह 2022 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पुलाप्रे बालकृष्ण। पुलाप्रे बालकृष्ण लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ठीक है भाई। देखिए, ये थी आज की हमारी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, और मैं गारंटी देता हूँ जितनी भी मैंने न्यूज़ कराई है ना, इसमें से आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, कोई ना कोई आज की न्यूज़ ज़रूर आएगी ही आएगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। कुछ दिन ऐसी मिल जाती है न्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज जो मैंने 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जितनी भी न्यूज़ कराई हैं, सबकी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपसे बस लास्टली इतना कहना चाहूँगा भैया कि देखो, MTS के फॉर्म भरने वाले हैं। MTS की साइट लगातार बिजी चल रही है, तो जिन लोगों ने MTS के फॉर्म नहीं भरे हों, भर दो, ठीक है। और MTS में आपका अगस्त से लेकर और जब तक वो पेपर होगा उससे 15 दिन तक का पहला करंट आपका आएगा, ठीक है। तो लास्टली आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी को राधे राधे।